हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 14 यानी 14वां चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम रिस्पिरेशंस एंड एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनसिस वेस्टेज हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कई क्लासों के लिए, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो 11वीं क्लास हो, एनसीईआरटी का बुक हो, चाहे वो पंजाब बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के लिए अगर आपको रिस्पिरेशन एंड द एलिमिनेशन ऑफ द नाइट्रोजन वेस्टेज है तो इसका मतलब जो है ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। दोस्तों, आपको पता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है इसको 2 लैंग्वेज में ला रहा है, इंग्लिश और हिंदी में जो है अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो ये डबल डोज जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रखेगा। कहते हैं चैप्टर में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो है नाइट्रोजन वेस्टेज हमारे लिए नुकसानदायक और किस प्रकार यहाँ पर जो है रिस्पिरेशन की भूमिका होती है। लेकिन ये सब करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको मानना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next chapter is a respiration and elimination of the nitrogen wastage. Friend, it's the most important chapter for NIS class and all board. There is a chapter number 14, respiration and elimination of the nitrogen wastage. The every living organism need to energy to perform a various life activity, and the process of respiration fulfill this energy requirement. You have already learned in the lessons of food and nutrition and that animal take in high energy organic molecules in form of food. During the respiration, this food is a breakdown into the presence of oxygen and energy is released. During the respiration also produce a carbon dioxide, a toxic substance which is eliminated from a body. Thus, the uptake of oxygen and removal of carbon dioxide in the initially requirement of all animals. So here friend, it is an important topic. There is a release during the respiration and carbon dioxide is a toxic substance. So there is a uptake of oxygen and removal carbon dioxide is the most important topic of air. At the same time, other nutrients is other toxic waste such as ammonia and urea are also produced in the tissue during the various cellular activity. Such toxic waste need to be removed from body. In this lesson, you will be learn about the removal of nitrogen waste and maintenance of water and salt balance in our body. After completing this lesson, you will be able to define the respiration, breathing, inspiration, expirations, and the vital capacity, and describe the various gas exchange of the earthworm and cockroaches, and describe the part of respiratory system in human body, and mention there is a functions, and draw the level diagram of human respiration system, and differentiation between to the breathing and respiration and inspiration and excretions, and describe the mechanism of breathing
and it is a regulation. So they describe exchange of respiratory gases in the lungs and their transport to and form a tissue. There is the most important topic of here doing. There is a draw level diagram of human respiratory system and also breathing and regulation for this chapter is the most important. An exchange of respiratory gas in the lungs and transport for the tissue. It is a very most important topic as today is doing here. And also explain the term of such a aminoacylism and utilizums as there are uricorialism and list the organ and excretion to cockroaches and list the part of human respiratory system and mention their function and explain to the ultrafiltration and describe to how urine is formed to the humans and draw the macroscopic structure of human kidney and list the normal and abnormal component of urine and explain to the mechanism of osmoregulation and its regulation by the NDH and explain the role of Rennie's angiostensinism system of regulating to blood volume and blood pressure and explain to the role of dialysis of kidney transplantation is of kidney failure and explain the role of liver in excretion. So on is a very important topic for here. दोस्तों यहाँ पर जो हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा क्योंकि सुभाषण और नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का निष्कर्षण ये एनआईएस बोर्ड के बच्चों जो कि बायोलॉजी ले रखे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, प्लस जो सीबीएसई के हैं, यूपी बोर्ड के, बिहार बोर्ड के, कोई भी बोर्ड के हों जिनका इंग्लिश और हिंदी मीडियम में होगा, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उनके लिए होने जा रहा है। और ये टॉपिक में आपने कुछ नहीं देखना है, सिर्फ देखना है टॉपिक सुभाषण और नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थों का निष्कर्षण है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है समझ के लिए, ठीक है। इसमें हम जो समझने की कोशिश करेंगे प्रत्येक जीवधारी जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों को करने का ऊर्जा की आवश्यकता कैसे आती है उसके बारे में पढ़ेंगे और प्लस श्वसन क्रियाओं की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा कैसे करती है। साथ भोजन और पोषण पर जो है लिखे गए पाठ में हम पहले ही इनके बारे में यहाँ पर जो है चर्चा कर चुके हैं और समझ चुके हैं कि उनका जो है भोजन प्राणी के रूप में कैसे ऊर्जा को जो है खंडित करते हैं। यहाँ पर कार्बनिक अणु लेते हैं और कैसे वो श्वसन के दौरान जो है भोजन ऑक्सीजन की मौजूदगी में विघटन हो जाता है और ऊर्जा प्रदान करते हैं। श्वसन के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न करते हैं जो कि एक टॉक्सिक पदार्थ भी छोड़ते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पर होता है वो विषालु होते हैं यानी टॉक्सिक पदार्थ होते हैं जो उनके शरीर के लिए हानिकारक सदैव सिद्ध होता है, जिसे शरीर के बाहर निकालना अत्यंत ही आवश्यक माना जाता है। इस प्रकार जो है ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना सभी प्राणियों के लिए अति अनिवार्य सिद्ध यहाँ पर होगा। इसके साथ ही साथ हम विभिन्न कोशिका क्रियाकलाप के दौरान उत्को मतलब अनेक जो टॉक्सिक अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि अमोनिया, यूरिया आदि बनते हैं। ऐसे विषाली अपशिष्टों को भी शरीर से बाहर निकालना भी हमें आवश्यक होता है। इसके विषय में हम यहाँ चर्चा करेंगे। प्राणी शरीर क्रियाकलाप जिन्हें वो पहलुओं को जो है अध्ययन इस पाठ में करना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। जब ये पाठ आप पढ़ चुके होगे, समझ जाओगे तो आप बहुत सी बातें जान जाओगे, जैसे कि श्वसन क्या होती है, सांस लेना क्या होता है, अंत श्वसन, निश्वसन और जैव आधारित कैसी परिभाषाएं होती है, केचुआ और तिलचट्टे जो है गैसीय विनिमय कैसे करते हैं, उनका कैसे गैस एक्सचेंज होती है। जो बीएससी लेवल जो है बच्चे उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रखेगा। कहते हैं मानव शरीर में श्वसन तंत्र के विभिन्न भागों का वर्णन और उनके क्रियाकलाप के बारे विषय में भी हम जानेंगे और मानव श्वसन तंत्र का जो है हम यहाँ पर जो है चित्र भी बनाएंगे जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सांस लेने और श्वसन में अंत श्वसन और निश्वसन के बारे में भी हम विस्तार पूर्वक यहाँ हम जानेंगे। सांस लेने की प्रणाली और उनके जो है विनियम के भी चर्चा हम करेंगे। कहते हैं फेफड़े में श्वसन गैस का विनियम और उनके उत्को में लाने ले जाने का कैसे होता है प्रक्रिया, तो इसके विषय में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। साथ में श्वसन तंत्र के कुछ सामान्य विकारों के नाम और उनके रोकथाम के उपाय भी हम जानेंगे और श्वसन की परिभाषा और उसके महत्व के विषय में। और कहते हैं जो यहाँ अमोनिया यानी अमोनिया उत्सर्जता होती है या यूरिया उत्सर्जता होती है यानी यूरियन को जो निष्कासित करने के बारे में और कैसे करते हैं वो भी पढ़ेंगे। साथ में तिलचट्टा यानी कॉकरोचे के उत्सर्जन अंगों की भी हम सूची यहाँ पर बनाएंगे। मानव उत्सर्जन तंत्र के विभिन्न भागों की सूची और उनके जो है क्रियाकलापों के विषय में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ में निष्कासन की व्याख्या और जो है मानवों में मूत्र के बनने का विवरण भी हम यहाँ पर जानेंगे। मानव वक्का की सूक्ष्मदर्शी संरचना का आरेख भी बनाएंगे जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए मानव किडनी का सूक्ष्मदर्शी चित्र जो है अत्यंत इंपॉर्टेंट है कई क्लासों के बच्चों के लिए।
ठीक है, मूत्र के सामान्य और असामान्य खंडों की सूची बनाएंगे और प्राशन और निमन प्रणाली की व्याख्या और एडीएच के बारे में भी हम जानेंगे। प्लस रुधिर आयतन, रक्त दाब के विषय में चर्चा करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ रहेगा डायलिसिस। डायलिसिस मतलब होता है अपोहन करेंगे कि जो है किडनी की प्रतिरोपण की भूमिका कैसे रहती है। साथ में जो है उत्सर्जन की जो है लीवर की भूमिका का भी यहाँ पर जो है हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा हमारे लिए। तो हमारा पहला टॉपिक यहाँ पर क्या आता है देखते हैं। द फर्स्ट topic is a respiration. Friend, respiration is the most important to plant and human body. The respiration is the stepwise oxidation of glucose. In plant and animals, there is the oxidation of glucose and other nutrients which result in a release of energy that is stored in the cytosols in the form of ATP. ATP already learned to the means to the adenosine triphosphate. Whenever energy is required by our body and ATP is a breakdown and large amount of energy release. So both plant and animal, there is a breakdown and ATP breakdown and large amount of energy release. There is the both animal and plant. Respiration is the complete in a flowing step. There the respiration is complete. First step is a gases exchange. When here gas exchange, it is involved to exchange of gas between the cell and its surrounding medium. There is cells obtain oxygen from environment and return to carbon dioxide and water vapor to its. In a most higher animal, exchange of gases take place in the two phase. There is a two phase is the most important here. First is exchange of gas between the animal body and its external environment and also called to the ventilation and breathing. Friends, ventilation is the most important topic here. Exchange of gas between the animal body and its external environment also called the ventilation in means of breathing. There is a transport of oxygen gas and carbon dioxide between two respiration surface and cells. The oxygen obtained from the atmosphere is used up in the second step. During the cellular respiration which occurs inside the cell, it is important the transport of gas, oxygen and carbon dioxide here. It is called the cellular respiration in here. They are obtained in a atmosphere. The second step is a respiration. The second step is the most important. It is a complex and elaborate process which occurs in the cytoplasm and the mitochondria it's involved. This the first is it is the uptake of oxygen by the tissue. The uptake of oxygen by the tissue and second step is the oxidation of glucose molecules and other nutrient here. There is the glucose molecules and other nutrients here and release of carbon dioxide and energy also. Thus ultimate goals of respiratory system is to provide oxygen to tissue for oxidation of food and removal of carbon dioxide from them. Friend, here show the important diagram for the general feature of respiration here. The uptake is air and alveolus here and breathing also and circular system and body tissue and the others are the gas transport and cellular respiration. This processing on the oxygen and carbon dioxide is a take place here. There is general respiration of the respiration in a features. The most important feature for air. दोस्तों यहाँ पर जो है श्वसन के बारे में अत्यंत रोचक बात बताई गई है। कहते हैं श्वसन में ग्लूकोज और अन्य पोषक पदार्थ का जो है चरणबद्ध ऑक्सीकरण होती है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का जो है विमोचन होती है यानी ऊर्जा जो है यहाँ विमोचन करती है। यह ऊर्जा जो होता है एटीपी फॉर्म में होता है और हम पिछले क्लास में चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए एटीपी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, चाहे वो इंसान हो चाहे पौधे हो, दोनों में एटीपी का जो है विशेष महत्व रखता है और दोनों में प्रोसेसिंग सेम ही होती है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के जो रूप में है साइटोसोल्स में संचरित होती है। इंसानों की ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो एटीपी का जो होता है दोस्तों विखंडन हो जाता है और बहुत बड़े पैमाने पर जो है ऊर्जा का ये विमोचन करती है यानी ऊर्जा रिलीज करती है जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं श्वसन निम्नलिखित चरणों में जो है संपन्न होती है। पहला चरण यहाँ दिखाया गया है। कहते हैं इसके अंतर्गत जो है कोशिका और उसके आसपास के माध्यम के बीच गैसों का जो है यहाँ पर विनिमय होता है और कोशिका पर्यावरण से ऑक्सीजन प्राप्त करता है और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के जो है वापस जो है पर्यावरण में छोड़ देता है। अधिकांश उच्च प्राणी में यह विनिमय जो है दो अवस्थाओं में होती है। तो पहला अवस्था यहाँ पर आपके समक्ष जो है वह प्राणी के शरीर और उसके बाहरी पर्यावरण के बीच गैसों का विनिमय होता है जिसे हम
स्वातन कहते हैं। स्वातन का मतलब होता है वेंटिलेशन, ठीक है। स्वातन का मतलब होता है दोस्तों वेंटिलेशन, जिसमें गैसों का विनिमय होती है, याद रखना। और जिसको आप सांस लेना यानी ब्रीथिंग भी कहते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखता है। दूसरी बात यहाँ पर यही कहा गया है कि श्वसनीय सतह और कोशिका के बीच जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, यानी यहाँ से जो गमन होती है, परिवहन होती है, ये ऑक्सीजन अगले चरण 2 में अर्थात कोशिकीय श्वसन के दौरान जो है प्रयुक्त कर लिया जाता है और कोशिका श्वसन कोशिका के भीतर संपन्न कर दी जाती है। यानी आप कहोगे कि ये जो है श्वसन सतह कोशिकाओं के बीच जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है इसको लेके जाता है, जहाँ पर ऑक्सीजन अगले चरण में पहुँचता है, जिसे हम कोशिकीय श्वसन भी कह सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात जो है बताई जाती है। उसका दूसरा चरण जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है अपने जगह पे। दूसरा चरण जो यही दर्शाता है कि यह एक जटिल और प्रकृत प्रक्रिया है। ये बहुत जटिल और प्रकृत प्रक्रिया है, ठीक है। ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है अपना स्थान, जो द्रव्य कोशिका द्रव्य और कोशिका के जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिसमें जो है निम्नलिखित क्रियाएं होती है। देखिए ये जो होता है कोशिका के श्वसन जो दूसरे चरण होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना स्थान रखता है। कहते हैं ऊतकों द्वारा जो है ऑक्सीजन प्राप्त करना और ग्लूकोज और अन्य पोषक पदार्थों का जो है चरणबद्ध ऑक्सीकरण करना अत्यंत यहाँ पर महत्वपूर्ण रखता है। कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऊर्जा का जो है यहाँ पर जो है विमोचन होती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का। श्वसन तंत्र का मूलभूत लक्ष्य ऊतकों का ऑक्सीजन उपलब्ध कराना होता है। देखिए श्वसन तंत्र का मैक्सिमम यही कार्य आप समझ सकते हो कि ऊतकों को जो है ऑक्सीजन प्राप्त देना होता है। मान लीजिए अगर किसी भी ऑर्गन में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, ठीक है, तो वो अलग सा ही दिखेगा। और मान लीजिए किसी व्यक्ति का हाथ अगर टूट गया है और वहाँ पर पेरिसो प्लास्टर का जो है कवर चढ़ा दिया गया है, तो आप कुछ समय के पश्चात देखिएगा कि जितने एरिया में जो है पेरियो प्लास्टर चढ़ाया गया है वहाँ पर एक वाइट जैसा कवर हो जाती है, यानी वहाँ पर स्किन को जो है ऑक्सीजन न मिलने की वजह से वो सफ़ेद पड़ जाता है। तो यही बात यहाँ पर आता है कि अगर ये तो हम जनरली मैंने एग्जाम्पल बताया है, लेकिन यहाँ पर जो है शरीर के श्वसन तंत्र के जो है ऊतकों के ऑक्सीजन को उपलब्ध कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये तो मैंने आपको बाहरी बात बताई है, बट अंदरी जो ऊतक होते हैं वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचना भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है बाहर निकालने की क्षमता होती है। तो ये काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। कहते हैं अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो एक बात समझ में आएगा, जो श्वसन के सामान्य लक्षण को यहाँ दर्शाने की कोशिश किया गया है। इसमें ऊपर देखोगे तो वायु दिखाया गया है, उसके बाद वायु कुलिकापों जो है आसपास दिखाया गया है, उसके बाद नीचे परिसंध तंत्र और काय ऊतक दिखाया गया है। अगर दूसरे साइड लेते हो तो वहाँ पर जो है आपको सांस लेना, गैसीय परिवहन और कोशिकीय श्वसन, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जो है गैस विनिमय कर रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है कि श्वसन के सामान्य लक्षण यहाँ दर्शाने की कोशिश किया गया है। The next important topic is respiratory exchange in different animal. There is all animal exchange gas with their surrounding by the mechanism of diffusion. Friend, diffusion already learned to the chapter preview as their plants, and as a diffuser across a membrane from outside where is the concentration. Potential is the pressure is higher than inside where the concentration is lower. Friend, here the higher than the inside where the concentration is lower. Thus, oxygen is taken up and carbon dioxide is released from to the respiratory surface. There, the oxygen is taken up and carbon dioxide is released from a respiratory surface. For efficiency gas exchange, the respiratory surface should be a large, moisture, higher vascular things and easily permeable of oxygen with the carbon dioxide. There is a permeable of two oxygen and carbon dioxide. To fulfill this requirement, a complex respiratory system have involved in the animal world. You will be study a few of them in this lesson. That is important. You will study on there. And here second is gas exchange through the general body surface is a earthworm. Earthworm is a codonesis, is a respiration. The earthworm has no respiratory organ. The entire skin on the body earthworm function as the respiratory surface. The skin of earthworm is a thin, moisture and has a rich supply of blood capillaries, and thus it is very suitable for respirations. The body surface is covered with the moisture films and constitute the secretion of mucus gland. The columnium fluid is secretory based, and the capillaries on the skin take up oxygen and dissolve in the water in the moisture on the surface of skin and release carbon dioxide into the atmosphere.
It's the most important exchange of gas on an earthworm. Yeah, the next point is earthworm have a closed circulatory system, which means that a blood flow within the blood vessels. The spider pigment hemoglobin remain dissolved in a blood plasma and not in any cell. In human beings and other vertebrate, is a hemoglobin is inside of RBC. There is important. RBC is only the human body, but it's not about things. Is a earthworm. The RBC is present. There is a regular thermic contraction of blood vessel which help in their circulation by the blood, and hence it is a transport of dissolved gas in a body. There is circulation of the blood and hence there is a transport of dissolved gas in our body. दोस्तों यहाँ पर जो है पहला पॉइंट में यही बात पे यहाँ पर बताया गया है कि विभिन्न प्राणियों में श्वसन विधियाँ। देखिए यहाँ पर हम विभिन्न विभिन्न प्राणियों को लेंगे और उनके श्वसन की कैसे करते हैं उसके बारे में जो है चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर कहते हैं सभी प्राणी विसरण की विधि द्वारा अपने पर्यावरण से गैस का विनिमय करते हैं। ये आपने पहले ही पढ़ चुके हो विसरण, ठीक है, डिफ्यूजन के बारे में, जो कि हमने प्लांट के पौधे के चैप्टर में किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। विसरण के बारे में हमने जाना भी था। कहते हैं गैस झिल्ली में से होकर बाहर की तरफ से जहां उसकी सांद्रता आंशिक दाब अधिक होती है, भीतर की तरफ जहां उसकी सांद्रता अपेक्षा कम होती है विषम तरफ पहुंच जाती है। यानी प्रेशर जहां हाई होगा लोअर की तरफ वो पहुंचेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है। कहते हैं इस प्रकार जो है श्वसन सतह पर से जो है ऑक्सीजन ग्रहण कर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। प्रभावी ढंग से जो है गैस विनिमय के लिए श्वसन सतह जो है विस्तृत, नम, अत्यधिक जो है संवहनी युक्त, पतली और जो है ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सरल रूप से परमगत होती रहती है। यानी ये जो है कंटिन्यू चलती रहती है यहाँ पर प्रोसेसिंग। कहते हैं इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए प्राणी जगत में विभिन्न प्रकार के जटिल श्वसन तंत्रों के विकास हुआ है और इसके बारे में हम यहाँ जो है डिस्कस भी कर रहे हैं। कहते हैं सबसे पहले तो हमारे समक्ष आता है केचुआ। देखिए केचुआ में शरीर के सामान्य सतह पर गैस विनिमय त्वचा श्वसन कहलाता है, यानी कॉन्ट्रिकॉन्स रेस्पिरेशन कहलाता है। यानी त्वचा के द्वारा जो है केचुआ अपना ऑक्सीजन लेता है। देखिए बहुत विशेष बात है, जैसे मछली जो होता है गलफेरे द्वारा लेता है, यानी गिल के द्वारा जो है ऑक्सीजन का विनिमय करता है। उसी तरह जब यहाँ पर केचुआ की बात आती है, केचुआ जो होता है अपनी स्किन से जो है ऑक्सीजन ग्रहण करती है। ये शायद आपको शायद पता भी हो या ना भी हो, आप यहाँ पर पढ़ोगे तभी समझ में सब बात आई है, ठीक है। क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है कई मायने में आपको सही बात बताने की कोशिश करता है और सही इन्फॉर्मेशन देता है। तो आपका भी दोस्तों फर्ज है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर को जो है आगे बढ़ाने के लिए आप चैन बन जाइए। यानी आप जो है वीडियो अपने दोस्त तक शेयर कीजिए, दोस्त जो है अगले दोस्त तक शेयर करेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और ये कहते हैं ना ये अच्छी बात है, पढ़ने लिखने की बात है, समझ की बात है, ना तो इसमें कोई राजनीतिक है ना कोई इसमें आप गलत बात है। ये तो बच्चों का ज्ञान के रूप में आपके समझ प्रस्तुत हुआ है। त्रिपाण स्टडी सेंटर का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ये वीडियो जो है हर एक बच्चे तक तो पहुँचे जिनकी ये ज़रूरत है वीडियो, ठीक है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और ये दूसरे बच्चे तक पहुँचाने में मेरा हेल्प कीजिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है। केचुआ जो है सांस जो है अपनी स्किन से लेता है। केचुआ श्वसन अंग नहीं होते, उनकी संपूर्ण त्वचा का है श्वसन सतह की भांति ही कार्य करती है। त्वचा जो है पतली, नम और उसमें भरपूर रुधिर कोशिकाएं मौजूद होती है। अंततः यह त्वचा श्वसन के लिए पूरी तरह से उपयुक्त होती है। दोस्तों त्वचा जो है श्वसन के लिए पूरी तरह से जो है बना हुआ होता है। कहते हैं शरीर की सतह पर नमी की एक परत होती है। यह परत श्लेष्मा ग्रंथि के श्वेत देहगुहा यानी तरल पदार्थों को जो है उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों की होती है। आपने देखा हुआ कछुआ को चलते हुए, ठीक है, वो कछुआ जब चलता है तो उसमें जो है आपको देखोगे श्लेष्मा ग्रंथि छोड़ते हुए जाती है, जिसे श्लेष्मी हम कहते हैं, ठीक है, जो वो उसका उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ होता है। कभी आपने सोचा है कि जब केचुआ चलता है तो एक सफ़ेद सा धागा छोड़ते चला जाता है, अगर देखिएगा बहुत ध्यान से तो वो उसका अपशिष्ट होता है। शायद आपने देखा भी ना हो इतना ध्यान से, ठीक है। कहते हैं त्वचा में स्थित कोशिका जो है त्वचा पर मौजूद जल में घुली हुई ऑक्सीजन को तो ग्रहण कर ही लेता है और जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर वातावरण में छोड़ देता है। देखिए त्वचा में स्थित कोशिका त्वचा जो होती है मौजूदा अगर जल में वो रहता है, अगर नमी क्षेत्र में रहता है तभी भी वो ऑक्सीजन जो है ग्रहण कर ही लेता है। तभी तो जो है वो अंदर जो है धरती के अंदर रहने में काफ़ी सक्षम रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है। कहते हैं केचुआ में बंद प्रकार के परितंत्र होता है। याद रखना दोस्तों, ये पीएमटी क्वेश्चन है कि केचुआ में जो होता है
बंद प्रकार, यानी जो है यहाँ अर्थवॉर्म में जो है पारितंत्र श्वसन जो होती है वो बंद प्रकार की होती है, जिसका अर्थ है कि रुधिर का रुधिर वाहिकाओं के भीतर बहना, यानी श्वसन वर्णिक जो है हीमोग्लोबिन जो है रुधिर प्लाज्मा में घुला हुआ होता है और यह कोशिका के भीतर नहीं होता है। मानव और अन्य कोशिकाओं में जो होता है हीमोग्लोबिन आरबीसी के भीतर होता है। आपको पता है कि हमारा ब्लड जो है रेड है, बट केचुआ में कोई जो होता है ऐसा होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें आरबीसी होता ही नहीं है, रेड ब्लड सेल्स होते ही नहीं है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है कि हम जैसे इंसानों में जो है मानव में जो है आरबीसी पाया जाता है, यानी हीमोग्लोबिन के कारण ही जो आप रेड देखते हो, ब्लड को लाल देखते हो, वो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही ऐसा संभव होता है। ठीक है, कहते रुधिर वाहिकाओं में जो है नियमित रूप से संकुचित होता रहता है, जिससे रुधिर परितंत्र में सहायता मिलती है और इस प्रकार जो है शरीर में घुली हुई गैसों का परिवहन भी सहायता मिल जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। ठीक है, साथ में कहते हैं जो मेढक में भी उसकी नम त्वचा के जरिए ही थोड़ी बहुत त्वची श्वसन त्वचा के माध्यम से श्वसन होती है। मेढक में त्वची श्वसन जो है विशेष रूप से शीतकोष्ठित के दौरान होती है, जब वह सर्दी से बचने के लिए निष्क्रिय हो जाते हैं। हालांकि मेढक मुख्यतः फेफड़े से सांस लेने वाली प्राणी है। याद रखना दोस्तों, ये जो होता है मुख्यतः फेफड़े से सांस लेने वाला प्राणी है, लेकिन मेढक भी उनकी नम त्वचा के जरिए थोड़ा बहुत जो है त्वची श्वसन यानी त्वचा के माध्यम से श्वसन हो जाता है। तभी जो फ्रॉग जो है वो स्थलीय जीव में भी होता है और जलीय जीव के अंतर्गत भी आता है, यानी वो पानी में भी रहने में सक्षम है और धरती पे भी रहने में सक्षम है, क्योंकि मैक्सिमम जो सांस लेता है फेफड़े से ही लेता है, लेकिन जो इसका जो है त्वचा श्वसन होती है तो उसके द्वारा भी वो सांस ग्रहण कर लेती है। तो ये ऐसे जीव बहुत कम देखने को आपको मिलेगा। तो here a exceptional case, even frogs show the continuous respiration. Friend, there is a skin respiration through the skin. The crows there are moisture skin, particularly during to the hibernation when to the become inactive during the winter to the avoid to the cold. However, frogs are mainly lung breathing animal. Friend, there is the frog is the mainly lung breathing animal, but sometimes is a continuous respiration here, means respiration through the skin. It is the most important thing for here for PMT question. And second is our third point is a tracheal system in cockroaches. The next is tracheal system in cockroaches here. You must be have to knowledge that is an insect keep on expanding and contracting. There is the abdomen, and this is allowed to the gas exchange. Like a majority of insect, cockroaches respire by means of internal tubes is called tracheas, and this tubes is a branch out extensive of inside the body and carry air directly to their tissue from the atmosphere. In a cockroaches, respiration does not involve blood as shown in the flow chart give to the below, and therefore it is a very fast and very efficiency. Tracheas is open up to be scattered by the period of slit like aperture is called spicules. Spicules are found on the side in the thorax and abdomen. The fine branches of tracheus trunk called is a tracheolysis. Tracheolysis is a finally is a penetrate the cell of the body and allow to diffusion of respiratory gas directly into and from the cell. The end of the tracheas are the things and filled with the fluid and which is the respiratory gases and dissolve. The inflow of the outflow of the air affected by the alternative contraction and the expansion of the abdomen. Showing the figure. Here the tracheal system in a cockroaches, there is a spicules is oxygen in air and carbon dioxide into air. There is a throw of is a O2 is a tracheus and there is the tissue. Friend, start to the tissue and the use of oxygen and release of carbon dioxide, and tracheas also go away, and there is the spicules and here oxygen and carbon dioxide into the air is the most important tracheal system in a cockroaches. दोस्तों यहाँ पर जो है तिलचट्टे का जो है श्वसन तंत्र के बारे में हमने पढ़ना है, जिसको हम कॉकरोचेस कहते हैं, उसको आप शुद्ध हिंदी में इसको हम तिलचट्टे कहते हैं, यानी कॉकरोचेस के नाम से जाना जाता है। कहते हैं आपने देखा ही होगा कि कीट अपने उदर की फैलाते और सुकड़ाते रहते हैं, इसी से उनका जो है गैस विनिमय होता रहता है। और कॉकरोच को तो आप जनरली आपके घर में कहीं भी दिख ही जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं रहती है। कहते हैं अधिकांश कीटों की भांति जो है तिलचट्टा जो है अपनी आंतरिक नालियों जिन्हें हम वर्तिकाएँ यानी ट्रैकियस कहते हैं,
जरिए सांस लेता है, यानी ट्रोकियो की जो है ट्रोकियो के थ्रू जो है तिलचट्टा अपना सांस लेता है, जो कि उनको एक विशिष्ट बनाता है। कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है, कहते हैं ये जो है नालियाँ शरीर के भीतर व्यापक रूप से विभाजित होती रहती है और वायु को जो है वायुमंडल के सीधे ही उसके ऊतकों तक ले जाती है, यानी सीधे ही उसको ऊतकों तक ले जाती है। ये बहुत काफ़ी बात इंपॉर्टेंट रखता है। तिलचट्टे में जैसे कि एक गैस, जैसे कि नीचे दिए गए प्रवाह के चार्ट में दिखाया भी गया है कि श्वसन में जो रुधिर की कोई भी योगदान यहाँ नहीं होता है। वर्तकालीन युगों में जो रेखा छिद्र जैसे रंध्रों के जरिए बाहर की तरफ खुली हुई होती है, जिन्हें हम श्वसन रंध्र कहते हैं। ये श्वसन रंध्र जो है वक्ष के उदर तथा पार्श्व में खुलते रहते हैं, जो कि आपको देखने में दिख सकता है। कहते हैं महावर्त को यानी महाश्वासन नली की वरिकी शाखाओं के जो है लघु वार तक यानी श्वासन नलिका कहते हैं, जो शरीर की कोशिकाओं के भीतर तक पहुंचाती है और श्वसन गैसों के वितरण को सीधे ही कोशिका के भीतर और बाहर होने देती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है कोक्रोचेस में। कहते हैं उसके बाद लघु वार्तकों के सिरे यानी वरिक होते हैं और उनमें जो है तरल भरा हुआ होता है, जिसमें हम श्वसन गैसों का जो घुली हुई रहती है। उधर के बारी बारी के संकुचन और विस्तरण के द्वारा वायु भीतर और बाहर आती जाती रहती है। तो इस प्रकार जो है कॉकरोच अपना ऑक्सीजन लेना और देना करती रहती है, यानी आपस निकालना और करता है। साथ में दोस्तों ये बात भी यहाँ पर आता है कि तिलचट्टे का जो श्वसन तंत्र का है कुछ हमारे समझ इस प्रकार डायग्राम प्रस्तुत हो गया है कि इसमें जो है अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन का उपयोग और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण जो रहती है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है वो ट्रकिया निभाता है और ये जो है उसके पश्चात श्वसन रंध्र में चला जाता है, जहाँ पर वायु में ऑक्सीजन यानी O2 और दूसरे जगह है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रहती है और यही जो है ऑक्सीजन रिलीज करता है और उत्कोच को पहुँचाता है। देखिए ये तिलचट्टे का श्वसन तंत्र जो है काफ़ी मानने में बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी यहाँ रखता है। नेक्स्ट टॉपिक इज respiratory system in human, pulmonary respiration. Friend, it's the most important topic for here. Respiratory system in human means pulmonary respiration. The human have a well-developed respiratory system suitable for meeting their higher requirement of oxygen in their bodies. Okay, friend, the human have a well-developed respiratory system because the requirement of oxygen is a large amount. So respiratory system consists of nostrils and nasal cavity, pharynx and larynx and bronchus. And the two bronchus is a branch extremely into the bronchioles as a terminate bronchus and the ultimate into the air sac called alveoli. There is a branches and air sac is enclosed in the double membranes called pulmonary membranes to form the lungs. The lungs are the mainly respiratory organs for air. The air passes through the nostrils into the bronchioles and the bronchioles and then into air sacs will be a thin walled sac with a single layer of cell and heavier cover with the blood capillaries. O2 oxygen from the alveoli is passed into the capillaries and the carbon dioxide from other capillaries diffuse into alveoli from the begin remove. Alveoli are the organs where the actually gas exchange occur. The double layer of pleural membranes covered with the lungs for its protections and is contained to the pleural fluid which make the movement of the lungs easily. Each lung consists of tree-like a system of branches is a bronchial tube. There is a tree-like structure is called to the branches is the bronchial tube here. The thinnest of them is terminated into the million of tiny sac-like structures called alveoli. The alveoli is the membrane is a very thin moisture and richly is supplied with the blood capillary also. That is applied with the blood capillaries. The wall of both the capillaries and the walls consist of a single layer of flattened epithelium cell. The refer to the following table to get an idea of structure and function of different part of human respiratory system. When here show the table, the respiratory organs of human body. Here is the organs and second is the structure and third is the function. The first is nostrils. Second is the open up close, open up the nose and the function is filtration of unwanted particles. There is a filtration of unwanted particle for nostrils and the nasal cavity is covered with the mucous membranes and cilia. There is the most important for function trap the dust, bacteria, worm and the most there in the pharynx. It is the most function of nasal cavity and pharynx means thorax. There is a structure is a muscular tubes
and function. The common passes for the both respiratory gas and food moving into the digestive passes and separated by the epiglottis is epiglottis is a flap like a structure that close the trachea opening. The opening of the valve pipes called glottis when the food is a swell. There is a and the larynx is means to voice box. There is a small cartilaginous organ with a vocal cord lined by the ciliary epithelium. The hair connect to the pharynx to the trachea to help in the sound production. There is a function, and at least trachea is a windpipe. Trachea is a windpipe here, supported by the C-shaped and conjunctive ring to the prevent it from collapse. Since is a trachea is divided into two bronchia and enter to the two lung. Their function is pass for the air up to the bronchia. And the last is a bronchus pilaris bronchia. There is a elastic, ciliated and covered with the mucous epithelium. And enter the lungs is the function. Enter the lungs and divided to form a secondary bronchioles, territories, bronchial holes, and the ultimate terminal bronchioles. Together they form of the bronchial tree. The airless bronchioles is small terminal branches of bronchioles and leading to the alveoli. There is the function the conveys air into alveolus, and their last is the alveolus air sac. The alveolar air sac is the most important part, supply with the blood, capillary and thin moisture. There is a work function is exchange of gas. There is a function of exchange of gas. Here shown in this diagram, here show the human lungs. There is a larynx, trachea, cartilaginous rings, bronchioles and pulmonary venous, pulmonary arteries for here. And other side is a large diaphragmatic microscopic structure. The trachea and primary branches and the ventricular branch of pulmonary venous and capillary network also present here. Alveoles, anavals, sections, air sac, inframembranes, and alveolar ducts, and the arteries branches of the pulmonary arteries, and bronchioles and tertiary bronchioles, secondary bronchioles. There is the most important for here, but next is a difference between the breathing and respiration. Friend, it's the most important topic for the any class. The difference between the breathing and respiration. The first is a breathing and second is a respiration. For here, the breathing is a physical process, but respiration is a biochemical process involving two enzymes. And here, second take place only the reptiles, birds and mammals. But respiration is the occur in all organism. Respiration is occur all organism. And breathing it is the rheumatic process, but respiration is the continuity process. Therefore, point it is on extracellular process. It is on extracellular process, but respiration is the intracellular process. The respiration is a intracellular processing. It is the most important. And breathing it is involved with gas exchange between two animal. It is an external environment, but respiration is it's involved in enzymatic breakdown of glucose in a presence of absence of oxygen to release energy. दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो मानव का श्वसन तंत्र यानी फुफ्फुस श्वसन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे जो है मनुष्य से रिलेटेड है। यानी मानवों का जो श्वसन तंत्र है वो क्या कार्य करता है, इसका कैसा डायग्राम होता है और इसका क्या विशेषताएं हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है बात कि मानवों के श्वसन तंत्र के बारे में। कहते हैं मानव में जो है सुविकसित श्वसन तंत्र होते हैं, यानी बिल्कुल बॉल डेवलपमेंट होते हैं जो हमारे श्वसन तंत्र। उनके शरीर में ऑक्सीजन की जो है उच्चतर आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि एक इंसान ही है जिसको अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए इनका जो होता है मानव का जो है पूरी तरह से जो है श्वसन तंत्र विकसित होते हैं। ठीक है, श्वसन तंत्र जो होती है दोस्तों नास द्वार, नास गुहा, ग्रासनी, कंठ, श्वास नली और श्वास नलको यानी ब्रोंकियल्स का बना होता है। यानी इन सब चीज़ों का जो है श्वसन तंत्र बना होता है। तो याद रखना नास द्वार, नास गुहा, ग्राहिनी, कंठ, श्वास नली और श्वास निकालिकाएँ, तो इन चीज़ों से जो है हमारा श्वास नली बनी होती है। कहते हैं दोनों श्वास निकायों में व्यापक रूप से जो है सकित होकर श्वास यानी ब्रांचियल्स जो होते हैं अंतिम श्वसन में बटी हुई होती है। अंतवायु कोशों में जाकर ये समाप्त होती है, जिन्हें हम कुपिकाएँ कहते हैं।
कुपिकाएँ जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कहते हैं श्वसन नलिकाओं की उनकी शाखाओं और वायु कोशों के चारों तरफ एक दोहरी झिल्ली होती है, जिसे हम फुफ्फुसी झिल्ली भी कहते हैं, यानी इसको फुफ्फुस झिल्ली कहलाता है, जिससे हम फेफड़े बने होते हैं। ये फेफड़े जो होते हैं इसी फुफ्फुस झिल्ली से बने हुए होते हैं। अगर आप डायग्रामेटिक देखोगे तो आपको इसको क्लैरिटी आपको और भी आ जाएगी, ठीक है, कि वो फुफ्फुस झिल्ली जैसे बने होते हैं। फेफड़े प्रमुख श्वसन अंग होते हैं मनुष्य के लिए, यही से जो है सारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। कहते हैं वायु नासद्वार में होकर श्वसन नली और वायु कोशों तक पहुंचाती है, और वायु कोश जो है कोशिकाओं की केवल एक परत से बने होते हैं, और उनमें बड़ी मात्रा में जो है रुधिर कोशिकाएं पहुंचाई जाती है। कहते हैं ऑक्सीजन जो है कुपिकाओं से कोशिका तक पहुंचाती है, और अन्य कोशिकाओं से जो है कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में चली जाती है, ताकि उसे वहां से बाहर निकाला जा सके। क्योंकि कुपिका ही वे अंग होते हैं जिनके भीतर गैस का वास्तविक विनिमय होता है। दोस्तों ये पीएमटी क्वेश्चन है कि जो कहते हैं कि वास्तविक जो है गैस विनिमय कहाँ होता है, तो वो कुपिका में होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, जिसको आपको समझना चाहिए, क्योंकि कहते हैं पढ़ने से हम कोई भी कंपटीशन जो है आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो आपका पढ़ाई लिखाई कंपटीशन हो या जॉब के लिए हो। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। आईपीएस हो, यूपीएस एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हो कि भाई कहाँ से पूछा गया। कब जब ध्यान से आप टॉपिक पढ़ोगे तो आपको हर बात जो है यहाँ समझ में आएगा, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक ही बात कहता है कि आपको अगर समझ में आता है दोस्तों, अच्छे से समझो, शांत मन से समझो, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कहते हैं कि अगर आप सोचोगे कि आजकल डिजिटलाइज की दुनिया है, आजकल हर जगह डिजिटल किया जा रहा है, तो वो लोग इतने विस्तार से आपको समझाएंगे जो आपको पढ़ले ही नहीं पड़ेंगे, और पढ़ले पढ़ भी गया तो कहते हैं एग्जामिनर पूछता कुछ और क्वेश्चन है और आप आंसर कुछ और दे के आ जा रहे हो, पूरा वेरिफ नोट दे रहे हो, तो एग्जामिनर भी बेचारा पागल ही हो जाएगा कि हमसे पूछा था मैंने कुछ और है, उसने पूरा विस्तार से मार दिया है, तो वो नंबर आपको नहीं देगा। एग्जामिनर सिर्फ इतना कहता है कि आपको जो बताया गया है, जो समझाया गया है, उसी की जो है आंसर दीजिए, ठीक है, फालतू का आंसर नहीं मानता है। तो बच्चे आजकल पता है क्या सोच रहे हैं कि मैं जितना डिजिटलाइज देखूंगा उतना मुझे जल्दी समझ में आ जाएगा। नहीं दोस्तों, जो सिलेबस आपका बना हुआ है ना, आप उसी को अगर ढंग से पढ़ लेते हो ना, तो आप जैसा वेस्ट कोई नहीं है। कहते हैं बहुत के चक्कर में आप अपना ही सिलेबस छोड़ देते हो और आपका सिलेबस भी क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप बहुत से ज्ञानों से जो है अधूरे रह चुके हो और आपका जो है वेल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मैं देखता हूँ यूट्यूब पे देखो चाहे कहीं भी देखो, ऐसे ऐसे वीडियो हैं जो काफ़ी आधुनिकता को दर्शाती है, लेकिन मेरा विचार है कि अगर आप अपने टॉपिक, अपनी किताब को ही पढ़ लो तो वो ही आपको बहुत ज्ञान देने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि एनसीईआरटी हो, सीबीएसई हो, एनआईओएस हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड जो है अपना सिलेबस बच्चों के रिगार्डिंग ही सेट किया जाता है। अगर मान लीजिएगा जो नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, अगर हम उसको एक का जो है फॉर्मेशन सिखाने के जगह पर हम उसको जो है बनाना एप्पल के स्पेलिंग सिखाने लग जाएं, तो बच्चा कहाँ से पढ़ लेगा, कहाँ से समझ में आ जाएगा उसको। तो ऐसा ही बड़े क्लास में भी होता है। बड़े क्लास के जो बच्चे होते हैं 10वीं 11वीं 12वीं के जो होते हैं, उनका माइंड थोड़ा सा अलग सोचने लग जाती है। तो कहते हैं इतना आधुनिकता में जाने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप अपना टॉपिक समझ लेते हो तो वही बहुत बड़ी यहाँ पर बात आ जाती है, ठीक है। और साथ में आपको पता है त्रिपाण स्टडी सेंटर एक बात हमेशा कहने की कोशिश कर रहा है कि आप इसको चैन बनाइए, ठीक है। आप करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोस्त जो है उससे शेयर करेगा, इससे क्या होगा, एक चैन सी बनेगी और त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है आपके लिए और भी अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेगा। क्योंकि मेरा रूल है, मैं इतना भी डिजिटाइज में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो सफिशेंट है वही बच्चों के लिए बेस्ट है। कहते हैं इतना अधिक भी कर देने से कोई महान नहीं बन जाता है, और इतना कर लोगे तो तुम्हें कोई ज्ञान का भंडार नहीं मिल जाएगा। कहते हैं धीरे धीरे ही ज्ञान जो है आपका विकसित होगा, ठीक है। जब आप देखते हो भी होगे कि सरकार जो है आए दिन रूल रेगुलेशन चेंज कर रही है, तो लोग भी आजकल बहुत इरिटेट हो चुके हैं। तो वही बात मैं आपको भी कहता हूँ, अधिक रूल रेगुलेशन हर तरह के वीडियो देखने लग जाओगे ना, तो आप खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ना घर के रहोगे ना घाट के। आगे कहते हैं कि फेफड़ों की सुरक्षा के लिए अनेक ऊपर दोहरी परत वाली जो है फुफ्फुस झिल्ली चढ़ी हुई होती है, और उसके भीतर जो है फुफ्फुस तरल भरा हुआ होता है, जिसके कारण फेफड़े के भीतर गति सहज हो जाती है।
प्रत्येक फेफड़े जो है सकित जो है श्वसन नालिकाएं का एक वृक्ष जैसा तंत्र दिखता है। अगर आप फुफ्फुस जो है अगर उसका डायग्रामेटिक अध्ययन करो तो आपको दिखेगा कि एक वृक्ष की जो है ब्रांचेस की तरह दिखेंगे, यानी तनाव की तरह दिखेगा, जो कि एक अलग ही पहचान इसको बनाता है। उसमें से सबसे अधिक बारीक श्वसन के लाखों सूक्ष्म कोशी जैसी संरचनाओं में पहुंचकर समाप्त होती है, जिन्हें हम कुपिका कहते हैं। कुपिका का मतलब दोस्तों होता है कि लाखों सूक्ष्म कोशी जो होते हैं उस रचना में पहुंचकर समाप्त जहाँ पर होता है उसी को कुपिका का नाम दिया गया है। कुपिका की झिल्ली बहुत पतली होती है और बहुत ही नम्र होती है और उन पर जो है रुधिर कोशिकाओं की भरपूर जाल बना हुआ होता है, यानी उस पर देखोगे तो ब्लड का एक वेसल्स बने होते हैं, बहुत से जो है वेव्स बने होते हैं, जाल से बने होते हैं। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कुपिका को समझने के लिए। कुपिका के ऊपर देख याद रखना दोस्तों कि ब्लड का जो है एक जाल सी बनी होती है। कोशिकाओं और कुपिकाओं दोनों ही की भित्तियाँ चपटी एपिथेलियम कोशिका केवल एक ही परत की बनी होती है। या कोशिकाएं हो या कुपिका, दोनों ही भित्ति चपटी होती है, एपिथेलियम कोशिका की केवल परत की बनी होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके समक्ष रखता है। अब हमारे समक्ष जो है एक टेबल आपको दिख रहा होगा। ये टेबल जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे कि किसका क्या कार्य है और कैसी संरचना होती है, यानी मानव के शरीर के श्वसन अंग की क्या जो है अंग है, संरचना और कार्य के बारे में जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा नास द्वार। ठीक है, नास द्वार की संरचना जो होती है, नाक का द्वार छिद्र होता है जहाँ से सांस ग्रहण की जाती है। इसका कार्य देखिए क्या होता है। कहते हैं अवांछनीय कणिकाओं को भीतर न जाने देना, धूल जीवाणुओं को वहीं रोक देता है। और ठीक है, तो ये काफ़ी इसका इम्पोर्टेंट कार्य दर्शाता है। उसके बाद नासागृह। नासागृह जो होती है वो श्लेष्मा झिल्ली और जो है पक्षभिकाओं से ढकी हुई होती है। अब श्लेष्मा झिल्ली का क्या होती है, तो पतली सी झिल्ली बनी होती है। ये ग्रासनी के भीतर जाने वाले वायु को जो है गर्म कर देती है। यह नाक के अंदर हमारे बॉडी के फेफड़े के अंदर जाता है तो जो है ये जो है ना आपको जो झिल्ली जो मैं बता रहा हूँ श्लेष्मा झिल्ली, वो हवा को गर्म कर देती है, तभी जाके हमारा नाक फेफड़े तक जाती है तो थोड़ा सा गर्म हवा बन के जाती है, नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे अगर ऐसा नहीं होगा तो। कहते हैं ना सबका कार्य विशिष्ट होती है, मनुष्य से अधिक उसका शरीर जो है अच्छा काम करता है। उसके बाद है ग्रासनी यानी गला। ये देखिए क्या करता है, ये पेशी नली को करता है, पेशी नली होती है इसकी संरचना। और इसमें जो होता है श्वसन गैसों और पाचन मार्ग में जाने वाली भोजन दोनों के लिए सामान्य मार्ग के रूप में होता है, यानी ग्रासनी नाली तो पता लग ही गया कि ग्रास होती है इसमें। कहते हैं दोनों के लिए सामान्य मार्ग होते हैं। ये दोनों जो है मार्ग घाटी ढक्कन के अलग अलग बने रहते हैं। और कहते हैं घंटी जो है घंटी ढक्कन और पल्ले जैसी संरचना होती है जो भोजन को निगलते समय श्वसन नली रंध्र यानी वाद्य नली द्वारा जो है बंद कर दिया जाता है, यानी जो वाइस वाले होते हैं उसके द्वारा बंद कर दी जाती है। कहते हैं कि ये घंटी ढक्कन एक पल्ले जैसी संरचना होती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी यहाँ रखता है। कहते हैं उसके बाद हमारा कंठ आता है जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, यानी स्वर बॉक्स कहते हैं। एक छोटा सा उपस्थिल अंग जिसके साथ वक्र रज्जु लगे होते हैं। इसमें जो है पक्ष विकाएं एपिथेलियम का सतर लगा हुआ होते हैं, सतर के साथ ये बना हुआ होता है। इसमें कहते हैं ग्रहणी की श्वसन नली के साथ जोड़ता है और स्वर उत्पन्न करने में मदद करता है। इसी की वजह से जो है आप बोल पाते हो, यानी कंठ स्वर बॉक्स ही के नाम से ही पता लग रहा है कि ये स्वर उत्पन्न करने की ये कोई जगह होगी। उसके बाद है हमारा पांचवा जो है श्वसन नली। देखिए श्वसन नली जो होती है वायु नली कहलाता है, जिसको आप नाम से ही पता लग रहा है श्वसन नली यानी सांस की नली। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखिए इसमें सी आकार के उपस्थित बल्ले बने होते हैं जो इसे जो है कड़ा बना देता है, बहुत ही टाइट बना देता है ताकि यह चिपक न जाए। श्वसन नली दो श्वसन नली में विभाजित हो जाती है जो दोनों फेफड़ों में चली जाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पर। कहते हैं इसका कार्य जो होता है श्वसन नलियों तक का है, वायु मार्ग तक ये जाती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 6वां पॉइंट जो हमारे समक्ष है वो है श्वसन नली यानी ब्रांकियल्स प्लेरा ब्रांचीज। इसका मतलब है प्रत्यक्ष जो है इसका स्ट्रक्चर होगा प्रत्यस्थ होता है, प्रक्षभिकाएँ होती है और श्लेष्मा झिल्ली से ढकी हुई होती है। कहते हैं दोस्तों इसका जो कार्य है फेफड़े में प्रवेश करती है और विभाजित होकर द्वितीयक श्वसनीय यानी तृतीय श्वसनली और अंततः
अंतिम श्वसन नली बनाती है। ये सब मिलकर जो है श्वसन नली वृक्ष बनाती है। यानी मैंने पहले ही बताया था कि वृक्ष की भांति ये दिखती है। तो ये सारे मिलकर जो है श्वसन नली वृक्ष बनाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है श्वसन नलिका, ब्रोंकियल्स। देखिए श्वसन नलिका भी अपना स्थान विशेष रखती है, क्योंकि कहते हैं श्वसन नलिकाओं की अंतिम शाखा जो कुपिकाओं में प्रवेश कर जाती है उसी को कहते हैं। और इसका कार्य क्या होता है, क्या फंक्शन होता है? ये वायु को कुपिकाओं तक ले जाती है दोस्तों, वायु को जो है कुपिकाओं तक पहुंचाती है, जो कि इतना विशिष्ट अच्छा कार्य माना जा सकता है। उसके बाद है कुपिका यानी वायु कोश। वायु कोश, कोश का मतलब आपको समझ गए होंगे, ठीक है। ये पतली होती है, नम्र होती है एवं रुधिर कोशिकाओं से युक्त होती है। यानी यहाँ पर रुधिर कोशिकाएं भरपूर होती है, तभी तो यहाँ पर जो है ब्लड का सर्कुलेशन जो होती है वो प्योर होती है। बहुत अच्छा जगह ये। यहाँ पर गैसों का विनिमय होती है, समझे? विनिमय का मतलब आदान प्रदान, यानी यहीं पे जो है ब्लड प्योर होती है, ठीक है। हार्ट में नहीं होती है दोस्तों, याद रखना। लंग्स के जो है कोशिकाओं में जहाँ वायु कोश में वायु जाता है, यहाँ जो है पतली होती है, रुधिर कोशिकाएं भी युक्त होती है, खून जाता है वहाँ। जैसे आपने गिल्स में भी देखते होंगे कि पानी जैसे प्रवेश करता है तो उसमें जो मिला हुआ ऑक्सीजन होता है, गिल्स जो होता है उसमें ब्लड सर्कुलेशन होती है, तो वो अब्जॉर्ब कर लेता है ऑक्सीजन को और जो है ब्लड को प्योर कर देता है। ऐसे ही मनुष्य में भी होता है। तो मैं कहा ना कि बहुत सी चीज़ें जो होती है हमारे जैसे सबके होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। तो कुदरत ने इतना चेंज किया है, यही इसलिए किया है कि वो जो है किसी और कैटेगरी में आते हैं, हम किसी और कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पर जो है एक डिजिटलाइज जो है आप देख सकते हो डायग्राम, जो कि बहुत ही खास और बहुत ही सही तरीक़ा से दिखाने की कोशिश किया गया है। देखिए यहाँ पर जो है पहला जो आप डायग्राम देख रहे होंगे, इसमें लसिका कंठ श्वसन नली उपास्थि वल्य दिखाई देगा और जो है श्वसनी भी दिखाएगा आपको, और फुफ्फुस शिराएँ और फुफ्फुस धमनियाँ भी आपके दिखाने की कोशिश किया गया है। और आगे जो है इसका वृक्ष लाइक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिसमें आपको जो है कुपिकाएँ सब कुछ दिखेगा। यानी इसमें श्वसन नली की विविधताओं और शाखाएं अंतिम कुपिकाओं तक पहुंचाने की व्यवस्था बताया गया है। अब नीचे देखोगे तो कोशिका जाल दिखेगा और कोशिका जो है कुपिका और कुपिका काट दिखेगा, जो इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि कितना इंपॉर्टेंट ये जगह होता है। यहाँ जो है ऊपर देखोगे सबसे ऊपर वाला पार्ट में तो वहाँ श्वसन नली दिखेगा, उपास्थि वल्य दिखेगा और प्राथमिक श्वसन नली दिखेंगी, और साथ में द्वितीय श्वसन नली तृतीय श्वसन नली भी आपको नजर आएगा। तो इस तरह जो है धमनी शाखाएं और धमनिका बनाती है, और कुपिका बाहिनी जो है वायु गुहा तक पहुँचाने के लिए जो है इन्फ्लोवेल्स यानी वायु कोशिकाओं का उपयोग करती है। अब देखिए कितना यहाँ पर जो है इसका विशिष्ट कार्य है, और इस कार्य को जो है आगे भी दर्शाया गया है, जहाँ पर सांस लेने यानी ब्रीथिंग और श्वसन में रिस्पिरेशन में अंतर को दर्शाया है। अब देखिए ये दोनों चीज़ें जो कितनी इंपॉर्टेंट यहाँ रखती है बात, यानी ब्रीथिंग क्या है और रिस्पिरेशन क्या है। सांस लेना और श्वसन, सांस लेना जनरल बात बताई जा रही है, श्वसन साइंटिफिक बात बताई जा रही है। लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या है ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे वो 8th 9th 10th 11th किसी क्लास के बच्चे हों। ये कई जगहों पर मैंने देखा है और बताने की कोशिश भी की है कि ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का डिफरेंस एग्जाम में आ ही जाता है। ये एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। तो देखिए सांस लेना क्या होता है, तो सांस लेने का मतलब होता है ये भौतिक प्रक्रिया है, लेकिन श्वसन दोस्तों जो ये होती है जैव रसायन प्रक्रिया, जिसमें एंजाइम भी सम्मिलित होता है, इसमें एंजाइम भी सम्मिलित होते हैं। उसकी बात कहते हैं केवल जो है सरीसृपों यानी सांपों में, पक्षियों में और स्तनधारियों में पाए जाते हैं, लेकिन श्वसन जो होते हैं सभी जीवों में पाया जाता है, यानी हर एक में ये पाया जाता है। तीसरी बात ये बताते हैं कि ये एक लयात्मक प्रक्रिया होती है। देखिए एक लयात्मक प्रक्रिया है, लेकिन यह एक अवांछनीय प्रक्रिया होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है। चौथी बात ये बताता है कि यह यहाँ पर जो है एक कोशिकीय बाह्य प्रक्रिया है, एक कोशिका बाह्य प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ श्वसन जो होती है यह एक अंतःकोशिकीय प्रक्रिया है, एक अंतःकोशिकीय प्रक्रिया है। लेकिन सांस लेना दोस्तों इसमें कहते हैं 5वां पॉइंट में, इसमें प्राणी और उनके बाहरी पर्यावरण के बीच गैस का विनिमय होता रहता है, आदान प्रदान, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। इसमें ग्लूकोज तथा एंजाइमी विघटन होता है और ऊर्जा का जो है विमोचन होता है, यानी इसी से हमें ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। The one next topic is mechanism of pulmonary respiration. Friend, here
mechanism of pulmonary respiration for air. The main purpose of respiratory system is to provide to the oxygen to the tissue and it to be removed through carbon dioxide from them. This entire process is achieved through their following step. The first step is breathing and pulmonary ventilations leading to the exchange of oxygen and carbon dioxide between the atmospheric air and the lungs. And second is a exchange of a gas at the alveolar surface. And third is a transport and exchange of gas in the tissue. Transport exchange of gas in the tissue. And fourth is a cellular respiration. The fourth is a cellular respiration. It is the most important topic for here. The first is breathing or pulmonary ventilation. So here it is a mechanical process of taking out atmospheric air into the lungs and giving out a carbon dioxide. Friend, it is a mechanical process. Who? The breathing and pulmonary ventilation. It is a mechanical process. The taking out atmospheric into the air into lungs and giving to the carbon dioxide. The breathing is a involuntary process but under special conditions. It can become a voluntary also. It's kind of special to the voluntary also. It is a consist of two steps during which the lungs are contracted and expanded alternatively. And the first inspiration are taking air in and second is a expression of forcing air out. Showing the picture. The first is a inspiration, the intake of air. A muscular domes is a shape of diaphragm is present at the base of lung. One contractions it is become a flattened and lower. The lower surface of lung is a pulled downward and the volume of a lung increase. It is a intake of air in the lungs. There is a volume of lungs is a surface is a increasing. An external intercostal muscle present between to the ribs contract the ribs caps as a move outward and upward. It's a outward and upward is a moving. This contraction up together increase the volume of the chest cavity. The lower the air pressures within the lungs and the atmospheric air brush and the filling their lungs with the fresh air. Thus the inspiration is on active phase of breathing. There is active phase of breathing. And second is expressions. Expression is mean releasing of air. Expiration means releasing of air here. This step involved to the relaxation of external intercostal muscles and contract of intracostal muscle also. As a result, the ribs cage is a lower and move inward. The lower, there is the move on inward. The diaphragm also relax and the rise against into the original dome's shape condition. The abdominal organs press up against the diaphragm. This change of decreasing the volume of the chest cavity, thus increasing the air pressure within the lungs and their air, which is laden with the carbon dioxide and force it out. The forced breathing means it is possible that during to forced breathing, the both inspirations and expirations are active process because some more intercostal muscles and the abdominals is a muscle are brought into the action of deeper breathing movement. Shown in this picture. Here show the breathing's movement. For the first is tracheus, lungs, and there is a chest ball, inspirations, expression, and diaphragm. The lungs is a show of the tracheus, lungs, and heart. There is a intercalated space of also. There is chest up and down. There is a moment of respiration. दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे समक्ष आया कि फुफ्फुसी श्वसन की प्रणाली यानी फुफ्फुसी जो होती है हमारे उसमें श्वसन की प्रणाली किस प्रकार होती है, किस प्रकार जो है अपना वर्क फंक्शन करती है। यहाँ पर तो कहते हैं श्वसन तंत्र का प्रधान कार्य है विभिन्न ऊतकों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराना। देखिए ये सारे का कार्य जो होती है ऑक्सीजन उपलब्ध कराना ही एकमात्र कार्य होता है कि विभिन्न ऊतकों में ऑक्सीजन जो है उपलब्ध हो।
उनसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को दूर हटाना, यह संपूर्ण प्रक्रिया जो निम्नलिखित चरणों में पूरी किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम करेंगे सांस लेना या फुफ्फुस संवर्धन, जिससे कि हम पर्यावरणीय वायु और फेफड़े के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। तो यह हमारा पहला टॉपिक बनेगा। और दूसरा बनेगा हमारा कुपिकाओं की सतह पर गैसों का विनिमय। कुपिकाओं की सतह पर दोस्तों जो है गैसों का विनिमय किस तरह होता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसका तीसरा पॉइंट जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे ऊतकों में गैसों का परिवहन एवं विनिमय। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चौथा पॉइंट जो है कोशिका संवर्धन के बारे में हम विस्तार से जान पाएंगे कि कोशिका संवर्धन जो होती है किस प्रकार होती है। तो सबसे पहले हमारे समक्ष आता है सांस लेना अथवा फेफड़े में वायु का संवर्धन, यानी जो है भरना या छोड़ना। तो ये काम चीज़ें जो होती है जनरली सभी ऐसा करते हैं कि पहले सांस को जो है भरते हैं फिर उसको छोड़ते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्य माना जा सकता है। कहते हैं यह एक यांत्रिक प्रक्रिया, याद रखना दोस्तों, ये एक यांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें वायु को फेफड़े के भीतर ले जाना और उसे बाहर निकालना। ठीक है, और सांस लेना एक अनैच्छिक प्रक्रिया है। ठीक है, सांस लेना एक अनैच्छिक प्रक्रिया है, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में यह इच्छुक भी हो सकती है। सांस लेना तो अनैच्छिक प्रक्रिया है, आप कितना देर तक सांस बंद करके रख सकते हो, 1 घंटा आधा घंटा कितना करोगे। तो सांस दोस्तों जो होता है अब 2-3 मिनट तक बेशकली इच्छुक क्रियाओं में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि हम 2 मिनट में तक सांसें बंद कर लेते हैं, बट ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा। अगर सांस नहीं चलेगा तो इंसान जीवित भी नहीं रहेगा। इसलिए कह सकते हो आप कि ये दोनों ही है, अनैच्छिक क्रियाएं भी है और इच्छुक क्रियाओं में भी आता है। इच्छुक क्रियाओं में क्यों आता है, क्योंकि हम इसको कुछ समय के लिए बंद कर लेते हैं। और अनैच्छिक क्रियाओं में क्यों आता है, ठीक है, क्योंकि हम ये हमारे मर्जी से नहीं चलती है। हम चाहे तो कुछ ही समय तक बंद करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू चलता ही रहता है। और जिस समय ये बंद हो गया हमेशा के लिए, उस समय इंसान जो है परलोक सुधार गया। तो ये बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। कहते हैं ये 2 चरणों में पूरी होती है, जिसमें फेफड़े बारी बारी में संकुचित और फैलते हैं, यानी सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। तो इसके लिए 2 यहाँ पर जो है कैटेगरी में बांट दिया गया है। पहला तो यही दर्शाता है कि अंतःश्वासन यानी इंस्पिरेशन, इन मतलब अंदर यानी वायु को भीतर लेना। ठीक है, और निश्वासन का मतलब होता है एक्सप्रेशन यानी एग्जिट कर देना, यानी वायु को बाहर निकाल देना। तो इसे हम निश्वासन कहते हैं या एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये आप इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर, तो ये आप अच्छे से याद इसको कर सकते हो। अब सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा अंतःश्वासन यानी वायु भीतर लेना। तो वायु जब हम भीतर लेते हैं तो फेफड़े के आधार पर एक जो है गुंबदाकार पेशीय डायफ्राम यानी मध्य पटल मौजूद होती है, जो संकुचित होने पर यह चपटा और नीचे की तरफ झुक जाती है और फेफड़ों की जो है निचली सतह नीचे की तरफ खिंच जाती है और उनका आयतन बढ़ जाती है। ठीक है, कहते हैं पसलियों के बीच में स्थित बाहरी आंतरफुशिक कोशिकाएं संकुचित हो जाती है। संकुचित का मतलब दोस्तों होता है ये सिकुड़ सी जाती है। ठीक है, और पसलियों का ढांचा जो है बाहर की तरफ उठ जाती है। आपने देखा होगा जब सांस लेते हो तो ये पसलियाँ ऊपर की जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और फेफड़े के भीतर वायु के दाब कम हो जाता है और तब वायुमंडल जो है वायुमंडलीय वायु अंदर तेजी के साथ प्रवेश कर जाती है और फेफड़े को ताज़ी वायु से भर देती है। और इस प्रकार जो है अंतःश्वासन सांस लेने की सक्रिय प्रवस्था में कार्य अपना करता है। आप देखिएगा कि जब सांस ले लीजिएगा तो आपका ऊपर वाला जो लंग्स होते हैं, छाती होते हैं, वो आपका फूल जाता है। ठीक है, और जब छोड़िएगा वो डाउन हो जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है आप अपना भी दोहरा सकते हो, समझ सकते हो। उसके पश्चात हमारे समक्ष है निश्वासन यानी वायु बाहर निकालना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है, क्योंकि आपको पता है कि जब वायु हम अंदर ले लेते हैं तो उसका ऑक्सीजन उपयोग कर देने के पश्चात जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर छोड़ना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विषैली पदार्थों में आती है। ठीक है, अगर विषैली पदार्थ हमारे शरीर के अंदर रहेगा तो इसका मतलब है कि आपको बीमार कर सकता है। तो इसलिए बाहर जो है वायु को निकालना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं इस चरण में जो है वह आंतरफुशिका को पेशियाँ अस्थिर पड़ जाती है और आंतरिक जो है अंतरापोषक पेशियाँ संकुचित हो जाती है। इसके फलस्वरूप जो है पसलियों का ढांचा नीचे की तरफ और भीतर की तरफ आ जाता है। कहते हैं डायफ्राम यानी मध्य पटल की स्थिति पड़ जाती है और अपनी मूल गुंबदाकार स्थिति में आ जाती है। कहते हैं उदरीय जो है अंग
डायाफ्राम को दबाते हैं। इस परिवर्तन के कारण नीचे की गुहा का आयतन बढ़ जाती है और फेफड़े के भीतर वायु दाब भी बढ़ जाता है, और फेफड़े के भीतर वायु दाब बढ़ जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की संतृप्त वायु निकाल दी जाती है। ठीक है, संतृप्त असंतृप्त के बारे में भी आपने जाना होगा, समझा होगा। ठीक है, तो ये संतृप्त असंतृप्त भी इंपॉर्टेंट है, यानी सेचुरेट अनसेचुरेट, तो ये याद रखना। ठीक है, इसके अगर केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आएगा कि जो होता है संतृप्त जो होते हैं जिसमें एकल बंध बनता है, याद कीजिए थोड़ा, औदरी बंध, और जो हमारा जो होता है असंतृप्त जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बनती है। तो ये हम बाद में करेंगे, जब हम केमिस्ट्री के चैप्टर करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, और उसमें हम डिटेल से भी जानेंगे, क्योंकि आने वाला जो नेक्स्ट हमारा रहेगा टॉपिक वो केमिस्ट्री के ऊपर ही रहेगा। क्योंकि अब हमारा जो है जैसे ही बायोलॉजी ख़त्म होगा हम केमिस्ट्री के चैप्टर पे आ जाएंगे, और जैसे केमिस्ट्री ख़त्म होगा हम फिजिक्स के पे आ जाएंगे। क्योंकि मैंने सोचा है कि पहले बायोलॉजी का जो है मेडिकल वाले बच्चों का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाए और नॉन मेडिकल वाले बच्चों का, तो ये हमारा रहेगा त्रिपाठी सेंटर का जो है अभी पहले यही उद्देश्य अभी चल रहा है फिलहाल। प्लस में हो सकता है कि बीए वाले की भी सिलेबस आए। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात रहेगा। यहाँ पर बताया गया कि बलपूर्वक सांस लेना। ठीक है, बलपूर्वक सांस लेना, बलपूर्वक सांस लेते समय यह संभव है कि अंतःश्वासन और निश्वासन दोनों ही प्रक्रिया सक्रिय प्रक्रिया होती हो, क्योंकि गहरी सांस लेते समय जो है कुछ अन्य आंतरफुशिक पेशियाँ और उदरित पेशियों से भी काम लिया जा सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी यहाँ रखता है। आप यहाँ पर डायग्राम भी देख सकते हो जहाँ पर जो है सांस लेने की क्रियाविधि को दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देखोगे कि बाहरी श्वसन और डायफ्राम अंतःश्वासन कैसे है। अंतःश्वासन जो दिखाया गया थोड़ा बड़ा हुआ दिखाया गया है, और बाहरी श्वसन जो है ऊपर की तरफ दिखाया गया है। आप देख सकते हो यहाँ डॉट डॉट लाइन से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, किसको किया गया है? बाहरी श्वसन को, और अंत श्वसन जो होती है उसको डार्क लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, और आपको डायफ्राम भी दिखाई गई है। तो ये काफ़ी जो है दृश्य देख के भी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाता है। The next topic is exchange of gas at the alveolar surface. Friend, the exchange of gas of the alveolar surface is the here. The blood is the medium for the transport of oxygen. Blood is the medium because the blood is a take oxygen and a transport for the oxygen for the lungs to a different tissue and carbon dioxide from tissue to the lungs. The blood is the most important carrier for the blood transport and is export for the all over the body and take. The tissue carbon dioxide and tissue is the lung. There are difference. There is the deoxygenated blood is the both there are lungs to the pulmonary arteries, which is the divided into the fine capillary that are surround our alveoles. There are both alveoles in the capillaries are made up of thin, very single layer of epithelium cell, and therefore also there is a allowed the gas exchange easily. There are both alveoles and capillaries are made up to thin wall single layer of epithelium cell, and there is a allowed to the gas exchange easily. There a gas exchange is a very easily. The most important work here. There is a more oxygen in the alveol is the air and the more carbon dioxide in the capillary, and due to the pressure difference of oxygen and carbon dioxide between two alveoles and blood capillary, the oxygen diffused from the alveolar is air into the blood capillaries. At the same time, carbon dioxide diffused from a blood capillary into the air. There is the at the sometimes carbon dioxide diffused from blood capillaries into the alveolar air, and the oxygenated blood is taken from to the lung to the heart by pulmonary vein. That is most important. The oxygenated blood is taken from to the lungs to the heart by pulmonary vein. The volume exchange here. The volume exchange flow in the table. There is the show the volume exchanges of doing to breathing in the normal adult human beings. There is a so on the table the air volume exchange during the breathing to here. There the tides volume is the TV. TV is the volume of the air inhaled and exhaled to the without any noticeable effort. The normal breathing is a 500 ml, and Vitter's capacity means VDC is the volume of that can be maximal breathed out of the maximum inspiration. VC is equal to IRV plus TV plus ERV. There is the 3400 to 4800 ml. The third is the inspiratory reversal volume means IRV. The volume of air that can be taken in the force inspiration over and above the normal inspiration. There is the
volume is a ml is a 2000 to 3000 ml, and the expiratory is reverse volume means ERV, the volume of air that can be expelled by the force expression over and of the normal expression to 1000 ml. The next is residual volume means RV. It is a expression. There is the volume of 1000 to the 1500 ml. The volume air that is cannot be forced outweighing the force expression. That this is the air that is remain in the lungs, and it is a air passes. And there is a total lung capacity, the sum of all lungs volume, maximum air that is remain in the lungs after the maximum inhales. There is a 5,500 to 6,000 ml is the most important. Here the vital capacity may be highly reduced in a smoker and people suffering from a tuberculosis. The athletes as the singers on the other hand have a higher vital capacity. There is a friend that reduce the smoker and people suffering for the tuberculosis for their vital capacity. It is the most important. Their athletes and singer is the other hand have a higher vital capacity. Okay, the next topic is transport of oxygen by blood from a lung to tissue. The transport of oxygen by the blood from a lung to tissue. Here, efficiency transport of oxygen is by their complex blood protein is called hemoglobin. This is iron-rich protein in the packet in the red blood corpus means RBC. The red blood corpus is the given blood are red color. About 97% of the total oxygen is transferred from the lung to the tissue in a combination with the hemoglobin. The 97% total oxygen transferred over the combination of the hemoglobin. Only 3% of oxygen is transferred is a dissolved form means plasma. Okay. The oxygenated of blood is taken place to the lung for the molecules of oxygen from the reversible bond with the hemoglobin forming two compound oxyhemoglobin. Show reaction. There Hb plus 4O2. The lung avails an active tissue. The Hb4O2 means hemoglobin here and oxyhemoglobin there. When the oxygenated blood reaches their tissue surface, there is a high concentrations of carbon dioxide in the tissue. The oxygen having been the use up and the low concentration of oxygen. As a result, the bond holding oxygen and hemoglobin is Sb is a 4O2 is because unstable and the blood reaches to oxygen and take up to the carbon dioxide. देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है कुपिया की सतह पर गैसों का विनिमय। देखिए गैस का विनिमय कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए आप समझ सकते हो। कहते हैं अगर ब्लड में ऑक्सीजन ना हो तो हम थके मादे से बन जाते हैं, इसलिए हमारे बॉडी को जो है हर समय ऑक्सीजन चाहिए और ये ऑक्सीजन जो है ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्टों में जाता है और हमें जो है वार्म रखता है, गर्म रखता है। तो यही काम तो होता है ब्लड का कि हमें वो वार्म रखता है। और ये वार्म कैसे होता है? जब उसमें ऑक्सीजन मिलाई जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है कि क्या आखिर इसमें प्रोसीजर है, क्या इसमें है। तो बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कहते हैं रुधिर की वह माध्यम है जो ऑक्सीजन को फेफड़े में विभिन्न ऊतकों तक और ऊतकों से फेफड़ों तक लाता ले जाता है। देखिए रुधिर ही है, रुधिर का ब्लड ही है, एक माध्यम है जो ऑक्सीजन को फेफड़े से विभिन्न ऊतकों तक फेफड़े ले जाता है। यानी खून के थ्रू ही ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी में डिफरेंट भागों में जाता है और हमें स्फूर्ति प्रदान करता है। और कहते हैं फुफ्फुसी ध्वनि जो है भी ऑक्सीजन रुधिर को फेफड़े तक लाती है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ है कि फुफ्फुस धमनियाँ जो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फेफड़े तक ले जाती है। समझ में आया बात को कि फुफ्फुस धमनी जो होती है वो जो होती है वी ऑक्सीजनेटेड रुधिर को फेफड़े तक ले जाने का कार्य करती है। ये धमनियाँ फेफड़ों में बारीक कोशिकाओं में बढ़ जाती है जो कुपिकाओं के चारों ओर से घेर लेती है। कहते हैं कुपिकाओं और कोशिकाएं दोनों ही एपिथेलियम की पतली भित्ति वाली केवल एक परत की बनी होती है। अब देखिए कितना ये जो है सॉफ्ट है,
लेकिन लोग जो होते हैं इसमें धुआं डाल डाल के ख़राब कर देते हैं। कहते हैं एक ही एपिथेलियम पतली झिल्ली की बनी होती है। तो आप समझ सकते हो कि जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके लिए कितने घातक ये हो सकता है और कितने पतले झिल्ली की बनी होती है। हमारा कुपिकाएँ जो होती है जिसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है वो पतले पतले झिल्ली की बनी होती है यानी एपिथेलियम की बनी होती है और इसलिए उनके बीच जो है गैस विनिमय आसानी से हो जाती है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर रखता है कि पतली तो बनी रहती है इसी वजह से जो है गैस विनिमय होती है यानी गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। कहते हैं कुपिका जो होते हैं वायु में ऑक्सीजन अधिक होती है और कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है। तो कुपिकाओं और कोशिकाओं के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के दाब में अंतर होने के कारण ऑक्सीजन जो है कुपिका वायु से विसर्जित होकर कोशिकाओं के रुधिर में चली जाती है और इसी समय जो है कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका के रुधिर में से विसर्जित होकर कुपिकाओं की वायु में चली जाना ही होती है। कहते हैं ये सारे क्रियाओं में जो होती है ऑक्सीजनित रुधिर फुफ्फुस शिरा द्वारा फेफड़े के हृदय में चली जाती है। ठीक है, हार्ट का काम सिर्फ यही होता है कि ब्लड को पंचिंग करना और डिफरेंट पार्टों तक पहुंचाना, लेकिन जो ब्लड जो होता है प्योर होती है सब लंग्स में होती है और कुपिका का जो है यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है यानी कुपिका के थ्रू ही ऐसा होना संभव होता है। अब यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि आपने देखा होगा जब छाती हम फुलाते हैं तो बड़ी सी हो जाती है, फिर सांस छोड़ते हैं तो छोटी हो जाती है, तो ऐसा प्रक्रिया कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, तो बदलते आयतन आखिर बदलते जो आयतन होती है आखिर उसका क्या प्रोसीजर है। अब हमारे समझ एक तालिका आ गई है उसमें बताया गया है कि हमारा वॉल्यूम किस समय कितना ml रहेगी। तो यहाँ पर ज्वारीय आता है या टाइट वॉल्यूम जब आता है तो बिना किसी सफल प्रयास के यानी सामान्य सांस लेने के दौरान जो होती है जब आप सामान्य सांस ले रहे होते हो जिसमें कोई तरह की प्रक्रिया नहीं कर रहे होते हो तो भीतर ले जाने वाली जो है बाहर निकाले जाने वायु का आयतन जो होती है सिर्फ 300 ml होती है। तो ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ रख सकता है। उसके बाद है जैव आधारित यानी विटल कैपेसिटी। ठीक है, जैव आधारित जब होती है तो उस वायु का जो आयतन जो गहरी से गहरी सांस लेने के बाद अधिक से अधिक सांस आती है। जब हम कहते हैं ना गहरी सांस लो तो उस समय जो होती है यानी विटल कैपेसिटी बनती है। तो विटल कैपेसिटी जो होती है उसमें IRV प्लस TV प्लस ERV जो छोड़े जाने वाले शामिल सब सम्मिलित होती है जिसमें 3000 से लेकर 3400 से लेकर 4800 ml तक की जो है इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, आयतन बढ़ जाती है। उसके बाद कहते हैं अंतःश्वासन निश्चित आयतन जो अंतःश्वासन लेते हैं उसमें जो है ये RVI के रूप में होता है, IRV के रूप में होती है जिसमें उस वायु का आयतन जो सामान्य अंतःश्वासन के बाद वल्कृत अंतःश्वासन द्वारा भीतर ली जाती है इसमें 2000 से 3000 ml तक इसकी श्वसन दर बढ़ जाती है। देखिए ये भी बात काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। उसके पश्चात है निश्वासन निचली आयतन यानी ERV। कहते हैं उस वायु का आयतन जो सामान्य निश्वासन के बाद विकृत श्वसन द्वारा बाहर निकाल दी जा सकती है उसमें जो है 1000 ml यूज़ की जाती है। यानी उसके बाद पश्चात है अवशोषित आयतन यानी रेसिडुअल वॉल्यूम। कहते हैं इस वायु का आयतन जो बलकृत यानी बल लगा के निश्वासन के बाद भी बाहर निकाल नहीं जा सकती, यह वह वायु है जो फेफड़े और वायु मार्ग के भीतर बनी रहती है हमेशा। ये जो होती है 1000 से जो है 1500 ml तक हो सकती है। उसके पश्चात है संपूर्ण फेफड़े धारिता यानी टोटल लंग्स कैपेसिटी यानी सबको मिला दिया जाए तो ये कितना लंग्स जो है लेने की क्षमता रखती है। तो कहते हैं सभी फेफड़े आयतनों के जोड़ जो है अधिकतम वायु जो अधिकतम श्वसन तंत्र के बाद दोनों फेफड़ों में भरी रहती है वो होती है 5500 से लेके 6000 ml तक हो सकती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताता है। उसके पश्चात कहते हैं कि धूम्रपान करने वाले तथा तपेदिक के रोगियों की जैव धारिता काफ़ी हद तक कम हो सकती है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो धूम्रपान और तपेदिक के व्यक्ति होते हैं जो तम्बाकू खाते हैं उनका फेफड़े के साथ क्या होगा शायद आपको भी पता न हो। कहते हैं दूसरी तरफ जो खेलकूद में भाग लेने वाले और गायकों की जैव धारिता अपेक्षा अधिक होती है। देखिए धूम्रपान लेने से जो होता है वो कम जाता है, लेकिन गायक को जो होता है आवाज़ निकालना होता है या जो है खेलकूद में भाग लेने वाले को सांसें तेज़ी से लेना होता है तो इसकी वजह से जो है उनकी धारिता बढ़ जाती है। लेकिन जो धूम्रपान तपेदिक करते हैं उनकी आयतन जो होती है धारिता धीरे धीरे कम होती चली जाती है और वो कई तरह की बीमारियों के शिकार होते चले जाते हैं। उसके पश्चात हमारा समक्ष रुधिर द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन फेफड़े से ऊतकों तक यानी जो यहाँ पर जो है ब्लड का जो सर्कुलेशन है
ऑक्सीजन परिवहन जो होती है फेफड़े से लेके और कैसे हमारे ऊतक तक पहुंचती है, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। कहते हैं कि ऑक्सीजन का कारगर परिवहन हीमोग्लोबिन नामक एक जटिल रुधिर प्रोटीन के द्वारा होता है। ये तो आपको भी पता है कि हीमोग्लोबिन में ही जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला होता है, तो ये बात तो सबको पता है। कहते हैं ये प्रचुर मात्रा हो जो प्रोटीन लाल रुधिर कोशिकाएं यानी आरबीसी की होती है। यानी इसमें जो होती है आपको पता है कि ब्लड का जो रंग होता है रेड, वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ठीक है, इसलिए इसको आरबीसी के नाम से भी जाना जाता है कि भीतर भरी रहती है और ये इसी के कारण जो रुधिर लाल होने के कारण दिखता है, तो पूरा लाल दिखता है। फेफड़े से ऊतक तक जो है कुल ऑक्सीजन का लगभग 97% भाग हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर पहुंचता है। देखिए, फेफड़े से ऊतक तक जो कुल ऑक्सीजन का लगभग 97% भाग हीमोग्लोबिन के साथ ही पहुंचता है। यानी हीमोग्लोबिन ही जो है वो विभिन्न पार्टों तक जो है ब्लड को ले जाता है। कहते हैं ऑक्सीजन का केवल 3% भाग का परिवहन प्लाज्माओं के द्वारा घुली हुई अवस्थाओं में होती है। यानी प्लाज्मा जो होता है सिर्फ 3% ऑक्सीजन का उत्तरदायित्व संभालता है। बाकी सारे दायित्व जो होता है हीमोग्लोबिन के पास होता है, जो 97% रखा गया है। रुधिर का जो है ऑक्सीजनेटेड फेफड़े में होता है और ऑक्सीजन के 4 अणु यानी हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर एक उत्कीर्णीय यौगिक बनाता है, जिसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। यानी यहाँ पर देखिए Hb+4O2 यानी हीमोग्लोबिन और फेफड़ों की कुपियाँ और सक्रिय ऊतकों से मिला के अगर देखा जाए तो इसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, यानी Hb+4O2। तो इस तरह से जो है इसका निर्माण यहाँ पर होता है। उसके पश्चात है हमारा ऑक्सीजनेटेड रुधिर जब ऊतकों की सतह पर पहुँचता है तो उस समय ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता बन जाती है। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन Hb यानी 4O2 और ऑक्सीजन के बीच का बंधन अस्थिर होने के कारण जो रुधिर में से ऑक्सीजन बाहर आ जाती है और ऑक्सीजन तो ऊतकों के भीतर प्रयुक्त कर भी ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर द्वारा जो है आपस ले लिया जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है जहाँ भी होती है रुधिर द्वारा ही यानी ब्लड द्वारा ही उसको जो है फेफड़े तक पहुँचाने का कार्य भी सुचारू रूप से किया जाता है। तो इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट रहा। लेकिन आपको पता है कि त्रिपाठी स्टडी सेंटर एक मुहिम चला रहा है जिसमें आपको चैन बनना है। चैन का अर्थ दोस्तों ये होता है कि ये वीडियो आप तक पहुंचा है और आप जो होगा ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाने में त्रिपाठी स्टडी सेंटर का हेल्प कीजिए जिन बच्चों को ज़रूरी है। और वो आप जानते हो कि कौन बच्चा NIOS बोर्ड में पढ़ता है या कौन बायोलॉजिकल पढ़ रहा है, BA में पढ़ रहा है, चाहे वो 12वीं में पढ़ रहा है, चाहे 11वीं में पढ़ रहा है, और कौन जो है UP बिहार बोर्ड के हैं। तो ये आप से अधिक कोई अधिक नहीं जानता, क्योंकि आपके समक्ष जो होता है आपके मोबाइल कॉन्टैक्ट में जो है कम से कम 100-150 कॉन्टैक्ट होते ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक दिन के लिए जो है इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है लिंक को, ठीक है। और लिंक पे लगाने से ये होगा कि जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत होगा उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, त्रिपाठी स्टडी सेंटर का जो उद्देश्य है कि हर बच्चे तक पहुंचना है और उनको सही ज्ञान का मार्गदर्शन भी कराना है और उनका सिलेबस भी अच्छे से कराना है। तो ये उद्देश्य में आप जो हो हम मेरे लिए चैन बन सकते हो। तो इसके लिए जो है आपको थोड़ा सा जो है तकलीफ उठाना ही पड़ेगा। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, क्योंकि अच्छे काम के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं होता है। गलत काम करोगे तो 50 बार आपको सोचने की आवश्यकता होती है, लेकिन अच्छे काम करने के लिए कोई आपको मना नहीं करेगा और ना कोई आपको गलत कहेगा। तो सोचना नहीं है, अभी लिंक को कॉपी कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाठी स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाल लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाठी स्टडी सेंटर से, ठीक है। तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाठी स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्यों? क्योंकि ये जो है आपके
8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।